ओके। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण जैसा कि हमने पढ़ा, जो सैद्धांतिक, वर्णनात्मक और ऐतिहासिकता पर आधारित था। आज 1908 में ग्रैहम वालेस की एक पुस्तक आई थी, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। आर्थर बेंटले की एक बुक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है ना। ये एक दोनों पुस्तकें एक राजनीतिक अध्ययन में, राजनीतिक दृष्टिकोण को समझने में एक परिवर्तन का प्रतीक मानी गई है ना। परंपरागत दृष्टिकोण में हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रक्रिया और उसकी वास्तविकताओं को समझने के साथ साथ हमें वर्तमान सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थाओं को समझना भी आवश्यक है ना। तो इसलिए राजनीतिक व्यवस्थाओं में या राजनीतिक चिंतन में एक नए दृष्टिकोण की स्थापना प्रारंभ हुई। और वो स्थापना क्या कि कौन से ऐसे अप्रोचेस, कौन से ऐसे उपागम, कौन से ऐसी विधियां होंगी जिनसे हम राजनीतिक संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें, और उस तुलनात्मक अध्ययन के साथ हम उन अध्ययनों की वैज्ञानिकता को प्रामाणिकता के आधार पर सिद्ध कर सकें, है ना। कुछ ऐसी पद्धतियों का, ऐसे उपागमों का, अप्रोचेस का निर्माण करना या ऐसी पद्धतियों को विकसित करना जिसे आधुनिक दृष्टिकोण का नाम दिया गया है ना। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो एक प्रक्रिया के रूप में प्रारंभ हुई, और इस के आधार पर ये एक नया दृष्टिकोण है जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं, जो परंपरागत पद्धति की सीमाओं को तोड़ चुका है और तुलनात्मक आधुनिक दृष्टिकोण को अधिक परीक्षण करने वाला और खोजबीन करने वाला एक व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है। अब जो राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो आधुनिक दृष्टिकोण है, इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, है ना, कि हम जिनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम जिनका अनुभव कर सकते हैं, उनका अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। फिर ऐसी मान्य और सर्वमान्य वैज्ञानिक पद्धतियां और प्रविधियां इसमें अपनाई जाती हैं। और जो भी अध्ययन करता है, जब हम अध्ययन करते हैं किसी भी विषय का, किसी भी वस्तु का, घटना का, तो वहाँ मूल्यों को अलग रखा जाता है ना। फिर ऐसे आधुनिक दृष्टिकोण में ऐसे सिद्धांत या ऐसी पद्धतियाँ कि जिनको हम दोबारा से उनकी जांच और परख कर सकें, है ना। जैसे हम कहें कि पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। अब हम कहें कि हम 10वें आम चुनाव के बाद 10वें आम चुनाव तक, पहले आम चुनाव से लेकर 10वें आम चुनाव तक, लोकसभा इलेक्शन तक, हम कुछ ऐसी पद्धतियों और प्रविधियों के द्वारा, तकनीक और मेथड्स के द्वारा हम उनकी जांच और परख करना चाहते हैं कि हर 5 साल में जो भी सत्ता में सरकारें थीं, उनकी सत्ता, उनकी शक्ति और उनका सत्ता में प्रभाव किस प्रकार का था। तो हम उस व्यवस्था में उनके आधार पर उस 5 साल के इलेक्शन का जो विश्लेषण है, उसका जो मूल्यांकन है, उसका जो अवलोकन है, वो कर सकते हैं। और व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है और किस प्रकार से वो प्रभावित करता है। ठीक है। 2 ही चीज़ें होती हैं, व्यक्ति का व्यवहार या तो वो प्रभावित करता है या प्रभावित होता है ना। जैसे हम कहें कि हम राजनीतिक रूप से कितने जागरूक हैं, हम राजनीतिक रूप से कितने सहभागिता रखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक व्यवहार को हम कितना प्रभावित करते हैं और हम उससे कितना प्रभावित रहते हैं। हम वोट डालते हैं या नहीं डालते हैं, हम वोट डालते हैं तो हम किस प्रकार से, वो किस आधार पर वोट डालते हैं, है ना, दृष्टिकोण क्या है।
तो इस आधार पर ये जो आधुनिक दृष्टिकोण है ये अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल देता है। जैसे हम राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ते हैं तो हम राजनीति विज्ञान का जो संबंध है इसको विज्ञान बनाने के लिए हम अर्थशास्त्र से भी इसका संबंध जोड़ते हैं, हम मनोविज्ञान विषय से भी इसको जोड़ते हैं, जोड़कर देखते हैं, हम इतिहास से भी इसको जोड़कर देखते हैं, हम समाजशास्त्र से भी इसको जोड़कर देखते हैं, अन्य जितने भी समाज विज्ञान के विषय हैं हम उन सभी से इसको जोड़ते हैं और एक ऐसे अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रक्रिया पर बल देता है ये आधुनिक दृष्टिकोण। फिर इसमें एक राजनीतिक शब्दावली का भी विकास किया गया जो राजनीतिक अध्ययनों को एक निष्कर्ष तक पहुंचा सके। फिर हम देखें कि ये क्योंकि ये राजनीति विज्ञान में एक जो बड़ा परिवर्तन, एक जो विश्लेषण, एक जो शोध, इस तरह का दृष्टिकोण, ये जो एटीट्यूडनल चेंज होता है ना, दृष्टिकोण के आधार पर, अभिवृत्तियों के आधार पर जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन 20वीं शताब्दी के अंत में, या हम कहें कि इसको और अधिक विस्तृत बनाने का प्रयास किया गया। और हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक जो वैश्विक परिवर्तन आया है राजनीतिक दृष्टिकोण में या राजनीति विज्ञान विषय में, तो जहाँ विकसित देश, जहाँ विकासशील देश है ना, तो विकासशील देशों की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन किस तरह से वैज्ञानिक रूप से किया जा सकता है उसके चिंतन पर ये बल देता है ना। व्यवहारवादी उपागम के प्रयोग पर बल देता है, व्यवस्था विश्लेषण पर ये एम्फेसिस करता है ना, सामाजिक संदर्भ के रूप में अध्ययन करने की बात करता है, तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन की बात करता है। तो इसका जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की जो एक प्रकृति है वो 20वीं शताब्दी में इसका जो क्षेत्र है वो और अधिक विस्तृत और व्यापक हमें दिखाई देता है। और ये मूल रूप से ये जो दृष्टिकोण है आधुनिक दृष्टिकोण, ये नई प्रवृत्तियों और नई संभावनाओं पर आधारित है। यानी कि अध्ययन को ये चार दीवारी में बांधकर नहीं रखता है, अध्ययन मुक्तता पर ये इस पर बल देता है और अनुभव को प्राथमिकता देता है। अनुभवात्मक है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अनुभवात्मकता को प्राथमिकता देता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जैसे जो हम कहें कि तर्क पर आधारित होती है, जो हम कहें कि पर्यवेक्षण पर आधारित होती है, जो हम कहें कि प्रमाणीकरण पर आधारित होती है, उस पर ये बल देता है ना। और मूल्य सापेक्षवाद पर, पद्धति विज्ञान और मूल्य सापेक्षवाद पर ये कहीं ना कहीं बल देता है। मूल्य निरपेक्षता की भी बात करता है ना, क्योंकि मूल्यों को जब आधुनिक दृष्टिकोण प्रारंभ हुआ तो मूल्यों को एक साइड रखने की बात हुई, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिक पद्धतियों को जब समावेश किया गया तो उसमें मूल्यों को भी स्थान दिया जाने लगा। और शोध और सिद्धांत, शोध मीन्स रिसर्च है ना, आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो निरंतर शोध की प्रक्रिया पर बल देता है। जैसे हम कहें कि आविष्कार तो एक बार होता है, लेकिन उसमें शोध की जो प्रक्रिया है, जो रिसर्च की प्रक्रिया प्रोसेस है, वो निरंतर होता रहता है, चलता रहता है। और सिद्धांत निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बेसिक रूप से, मूल रूप से शोध पर ही आधारित है। ठीक है, तो इसमें राजनीति विज्ञान, जैसे हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसके जब परिणाम सामने आए तो क्या हुआ, दो बड़ी महाशक्तियां निकल करके सामने आई। आप सबने पढ़ी होंगी कि एक अमेरिका और एक सोवियत संघ है ना। तो ये दो बड़ी महाशक्तियां थी और दो बड़ी महाशक्तियां
क्या कर रही थी कि कौन शक्तिशाली होगा, राजनीतिक रूप से कौन शक्तिशाली होगा। तो उस समय राजनीति विज्ञान में कौन सी प्रक्रिया थी, कौन सा सिद्धांत था? मॉर्गेनथाउ की एक थ्योरी है ना, शक्ति का सिद्धांत जो है, कौन शक्ति संपन्न है? जो राजनीतिक रूप से शक्ति संपन्न है। लेकिन धीरे 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 आप देखिए कि शीत युद्ध की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, दोनों के बीच में एक तनाव का, एक विरोध का, इस तरह की प्रक्रिया जो शस्त्रों पर आधारित नहीं थी लेकिन विचारधाराओं पर आधारित थी, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद की जो विचारधाराएं थी वो एकदम से निकल करके सामने आई। और विकासशील देशों का जो तृतीय विश्व के देश थे वो अपने आप ही धीरे धीरे वो भी लाइमलाइट में आ रहे थे। भारत भी उसी दिशा में आज़ाद हुआ 1947 में। तो विश्व में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां खत्म हुई और उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां खत्म हो रही थी, लेकिन एक नई विचारधारा, एक नया युग की स्थापना हो रही थी। तो कौन शक्ति संपन्न? जो राजनीतिक रूप से शक्ति संपन्न है। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ? दो बड़ी महाशक्तियों के विरोध में सोवियत संघ का पतन हुआ, ह्रास हुआ और एक नया दृष्टिकोण फिर से स्थापित हुआ। और फिर क्या हुआ? अब आज के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में या पिछले कई दशकों से, कई वर्षों से आप क्या देख रहे हैं कि शक्तिशाली कौन? जो आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न है वो शक्तिशाली होगा। तो दृष्टिकोण बदल गया है ना। तो शोध की जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है और इसी आधार पर जो राजनीति विज्ञान है वो अपने आप को एक अनुशासित रूप में, एक स्वायत्त रूप में जो है वो विकसित कर रहा है और आगे चल रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये निगमनात्मक पद्धति के आधार पर अपनी जो भूमिका है वो निभा रहा है। फिर अंत अनुशासनात्मकता को प्राथमिकता दी गई है ना, कि जो मैंने बताया कि अलग अलग विषयों के आधार पर अलग अलग विषयों को इसमें शामिल करना और एक दृष्टिकोण स्थापित करना, है ना। फिर दूसरे कि राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को विभिन्न अनुशासनों की दृष्टि से देखना, विश्लेषण करना और उसका मूल्यांकन करना। इस पर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो काम कर रहा है। फिर समस्याओं का जो समाधान है वो राजनीतिक सिद्धांत जो है, राजनीति की जो समस्याएं हैं, राजनीति में आने वाली जो समस्याएं हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, है ना, इन सब मूल्यों की स्थापना के लिए एक निश्चित नीति और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए का प्रयास करता है ना। जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को राष्ट्र के संदर्भ में, आंतरिक और बाहरी संदर्भ में किस प्रकार से उन घटनाओं का विश्लेषण किया जा सकता है या अध्ययन किया जा सकता है। फिर विकासशीलता को ये कहीं ना कहीं प्राथमिकता देता है। प्रोफेसर वर्मा ने के अनुसार आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत कि जो अभी प्रारंभिक अवस्था में और कहा नहीं जा सकता कि इसके निर्माण में कितने वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एक सिद्धांत न होकर एक उपागम है। उपागम माने ये एक अप्रोच है। तो ये जो प्रोफेसर वर्मा की जो ये एक परिभाषा है कि प्रारंभिक अवस्था तो अभी नहीं है, ये प्रारंभिक अवस्था से काफ़ी आगे आ चुका है, जिसमें हम आगे चल कर के एक व्यवहारवादी उपागम है उसको देखेंगे। वो भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। उत्तर व्यवहारवादी उपागम हम देखेंगे, वो भी एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण है ना। इसके साथ साथ हम आधुनिक दृष्टिकोण का जब अध्ययन करते हैं तो हम एक उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण, पोस्ट बिहेवियरल जो एक अप्रोच है उसमें भी आ गए हैं और उसके आधार पर हम इसका अध्ययन और चर्चा करेंगे। अब मॉर्गेनथाउ की, जैसे मैं बता रही थी ना, मॉर्गेनथाउ ने कहा कि कौन शक्ति संपन्न? जो राजनीतिक रूप से शक्ति संपन्न है। जैसे उन्होंने कहा कि परमाणु युग में शक्ति पर नियंत्रण रखने का मार्गदर्शन आनुभविक राजनीतिक सिद्धांत द्वारा प्राप्त होता है। ये एक परिभाषा उन्होंने दी थी। अब लेकिन आज के युग में, आज के संदर्भ में ये बदल गया, कई सारी चीज़ें बदल गई
है ना। तो जैसे हम कहें कि अमेरिका स्टार वॉर की कल्पना करता था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन आज अमेरिका स्टार वॉर की कल्पना नहीं करता है। आज अमेरिका स्टार वॉर की बात नहीं करता है। धीरे धीरे जो वैश्विक समस्याएं हैं वो बहुत सारी बदल गई हैं। तो हम किस चीज़ को सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं, वैज्ञानिक रूप से उसकी कौन सी क्षमताएं हैं, वैज्ञानिक व्यवस्थाओं को प्रस्तुत करने में वो कितना सहायक है, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविकता को समझने में कितना सहायक है ना, इन सब के आधार पर, है ना। और दूसरा, वो राजनीतिक व्यवस्थाओं में संतुलन की स्थापना कैसे करता है और एक समाज को एक नई दिशा और व्यवस्था को एक नई दिशा कैसे प्रदान करता है, ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत बताता है। थैंक यू। 15 मिनट।